जब भी चुनाव का मेला लगता है तो पूरे देश की नजरें बिहार के चुनाव पर टिक जाती हैं। एक तरफ मंच पर होते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ होते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। लेकिन इस बार एक तीसरा नाम है जो हर तरफ चर्चा में है, प्रशांत किशोर। आखिर कौन है ये और क्यों आज बिहार से लेकर दिल्ली तक हर जगह इनका ही जिक्र हो रहा है? आइए जानते हैं इनकी कहानी। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे सरकारी डॉक्टर थे। पढ़ाई में तेज प्रशांत ने इंजीनियरिंग की राह पकड़ी, लेकिन आगे चलकर पारंपरिक करियर को छोड़कर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ अफ्रीका में काम किया। फिर आया साल 2011, जिंदगी का बड़ा मोड़। भारत लौटने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG के नाम से एक टीम बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की ऐतिहासिक जीत के पीछे जो रणनीति थी, चाय पे चर्चा, 3D रैलीज और सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग का पूरा जाल, उसके मास्टरमाइंड भी प्रशांत किशोर थे। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। 2015 में बिहार में महागठबंधन को भाजपा के खिलाफ जीत दिलाना, 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी, या फिर 2021 में बंगाल में ममता बनर्जी की रिकॉर्ड जीत। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उन्होंने राजनीति में सीधा कदम रखा, JDU में शामिल हुए, उपाध्यक्ष बने और फिर पार्टी छोड़ दी। JDU में रहते हुए प्रशांत किशोर ने नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख का कड़ा विरोध किया। उनकी असहमति केवल पद तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह विचारधारा और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी थी, जिसके चलते जनवरी 2020 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 2022 में उन्होंने शुरू की जन स्वराज यात्रा। 2 साल की इस यात्रा में उन्होंने 5000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर 5500 से अधिक गांव में जनता से सीधा संवाद किया। इस यात्रा में उन्होंने बिहार की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामने रखा, शिक्षा व्यवस्था, नौकरी और पलायन। उन्होंने कहा कि बिहार में हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं और यह पलायन ही उनके अभियान का केंद्र है। प्रशांत किशोर अब उन नेताओं पर निशाना साध रहे हैं जिनके लिए उन्होंने कभी काम किया था। वह नीतीश कुमार को मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ और उनकी सरकार को बिहार की भ्रष्टतम सरकार का ईमानदार मुखौटा बता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें 1995 के तारापुर नरसंहार से जुड़े होने का और कथित तौर पर अपनी उम्र से जुड़े विरोधाभासी दस्तावेज देकर राजनीतिक लाभ लेने की बात शामिल है। प्रशांत किशोर ने राज्यपाल से तुरंत चौधरी को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। भ्रष्टाचार के आरोप पर उन पर 100 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस और बीजेपी सांसद दिलीप जायसवाल द्वारा 132 करोड़ की मानहानि मुकदमा करने की धमकी दी गई है। प्रशांत किशोर इन कानूनी चुनौतियों को सत्ता की बौखलाहट के तौर पर पेश कर रहे हैं। आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्होंने कंसल्टेंट के तौर पर पिछले 3 साल में 241 करोड़ कमाए, जिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चुकाया है और इस कमाई में से 98 करोड़ से ज्यादा जन स्वराज अभियान को दान किए। उन्होंने कसम खाई है कि बिहार की व्यवस्था सुधरने तक जरूरत पड़ने पर वह अपना शरीर बेचकर भी पैसा लाएंगे, लेकिन चोरी की राजनीति खत्म करके रहेंगे। जन स्वराज को अब औपचारिक रूप से राजनीतिक दल का रूप दे दिया गया है, जिसका उद्देश्य बिहार के 1 करोड़ लोगों के सहयोग से एक नया विकल्प बनाना है। जन स्वराज पार्टी की रणनीति केवल विकास पर आधारित नहीं है। प्रशांत किशोर अति पिछड़ा वर्ग EBC और मुस्लिम समुदायों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी इन वर्गों की आबादी के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी देगी और 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की भी बात कह रही है। उनके चुनावी वादे भी स्पष्ट हैं। अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 2000 मासिक पेंशन मिलेगी। जन स्वराज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की ऐलान कर दिया है और 9 अक्टूबर को अपने 100 से अधिक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की भी घोषणा कर दी थी। प्रशांत किशोर ने अति आत्मविश्वास के साथ दावा किया है कि जन स्वराज पार्टी या तो बिहार चुनाव में पहले स्थान पर आएगी या फिर आखिरी स्थान पर, और अगर उनकी पार्टी 60-70 सीटें भी मिलती हैं तो वह किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बहस यह भी है कि वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं। उनके आलोचकों का मानना है कि वह खुद सीटें ना जीत पाए, पर वह पारंपरिक वोट बैंकों
खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वोटों में सेंध लगाकर उनके लिए चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। एक समय में मोदी की रणनीति बनाने वाला यह शख्स आज बिहार में बदलाव की रणनीति खुद के नाम पर लिखना चाहता है। आने वाले समय में क्या प्रशांत किशोर रणनीतिकार से नेता बनने की इस यात्रा में सफल होंगे? क्या बिहार की राजनीति में वाकई तीसरा रास्ता बन पाएगा या वह केवल खेल बिगाड़ने वाला बनेंगे? इसका जवाब तो आने वाला चुनाव ही देगा। पर इतना तो तय है कि इस बार बिहार की राजनीति में खेल 2 नहीं 3 खिलाड़ियों के बीच हो रहा है और तीसरा खिलाड़ी का नाम है प्रशांत किशोर। दोस्तों, बिहार चुनाव के ऊपर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप बिहार चुनाव पे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।